Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirants, a series of lectures of anatomy and physiology. प्रीवियस क्लास में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पार्ट वाइज पार्ट स्टार्ट किए थे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल यानी जो बी फार्मेसी का जो फर्स्ट यूनिट है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें न्यूक्लियस वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, विच नेम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली क्या स्टूडेंट, तो इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। भी हम डायग्राम्स भी देखेंगे तो साइटोप्लाज्म्स के अंदर एक मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क यानी बहुत सारे मेम्ब्रेन, एक जाल जैसा नेट लाइक ऑर्गेनाइजेशन के मेम्ब्रेन्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These are present in all cell except prokaryotes and mammalians erythrocyte. Erythrocyte means RBC, यानी कि मैमल्स के आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ करके ये हर जगह मोस्टली क्या होते हैं, हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो कहाँ पर अब्सेंट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं जीपीएट के एग्जामिनेशन। तो प्रोकैरियोटिक्स तो ऑब्वियस ऑप्शंस नहीं देंगे, एरिथ्रोसाइट आपको जरूर मिलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या तो ऑल ऐसे करके वहां पर, या नन ऑफ दीज ऐसे करके आपको ऑप्शंस। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स में अब्सेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स में अब्सेंट होते हैं। बाकी ये हर जगह क्या होते हैं, हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके टाइप्स पे आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड अनदर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बात की जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, तो मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, मेनली ट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स के ये बने होते हैं, एंड हेल्प इन स्टेरॉइड, ये आई है बेटा है ना, helps in steroids, lipid and polysaccharide synthesis. polysaccharide means कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है उसी को हम पोलीसैकेराइड यहाँ पे आपने आपने बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, या तो आने वाले टाइम्स में जब बायोकेमिस्ट्री आप डिस्कस करोगे तो बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ सैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली जो है ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, ये स्टेरॉइड्स के फॉर्मेशंस के लिए, लिपिड्स के सिंथेसिस के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज पॉलीसैकेराइड के सिंथेसिस के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल हो। यानी देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है उनके फंक्शंस क्लियर हो गए कि ये क्या सिंथेसाइज करेंगे। हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स के जो मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से डिक्टेट किया है, उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आए हैं। अगर आपने प्रीवियस देखे होंगे इससे पहले वाली पार्ट तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई है ना। तो ये उनकी बायोजेनेसिस के लिए यानी कि उनकी सिंथेसिस के लिए, उनकी नई फॉर्मेशंस के लिए ये बेसिकली क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं ये भी अभी मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, है ना। कम टू द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड कंटेन्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इसीलिए इनको बोला जाता है क्योंकि इनके सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके मेम्ब्रेन्स के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट ना हो तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहलाएंगे, और अगर राइबोसोम्स सरफेस पे प्रेजेंट हो तो उनको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज की सिंथेसिस कर रहा था स्टूडेंट, लिपिड का सिंथेसिस कर रहा था, स्टेरॉइड का सिंथेसिस कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर रहा था। और ये क्या चीज का सिंथेसिस कर रहा है, तो ये कर रहा है प्रोटीन्स का।
अब मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन क्या है कि ये मेम्ब्रेन को बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्स, तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मोस्टली इसी टाइप के आपने पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस क्लास में, यानी इससे पहले के पहले वाले वीडियो में। ये सेल मेम्ब्रेन है और बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स इस टाइप के क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो ऐसे बीच में क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, है ना। ऐसे ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे इम्बेडेड होते हैं। बाकी ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन्स का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक्चुअली लिपिड है, और ये एक्चुअली क्या है, प्रोटीन। लिपिड का सिंथेसिस किसने किया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और प्रोटीन के सिंथेसिस किसने कर दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। इन दोनों ने कंबाइंड रूप से क्या चीज का फॉर्मेशन कर दिया, सेल मेम्ब्रेन। इज दिस क्लियर? दैट्स व्हाई यहां पर मैंने लिखा है कि हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए, सिंथेसाइज्ड करने के लिए बेसिकली स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दोनों क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर सिंपल सा डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस में कुछ इस टाइप से आपने पढ़ा होगा या देखा होगा सॉरी, कि क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इस टाइप से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। और अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इनमें क्या होंगे, ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में राइबोसोम्स होंगे। ये राइबोसोम्स अगर ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अगर ड्रॉपलेट, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट। क्लियर? एंड दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपको बेसिकली आपको राइबोसोम्स का डायग्राम्स सेल्स वाले पोर्शंस में ही कंप्लीट। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं। तो फंक्शन की बात की जाए बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन इज कि इट इज द ओनली ऑर्गेनेल्स विच कैन मूव विद इन अ सेल, सो इट सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये एकमात्र ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं। ऐसे क्या होते हैं, ये मूव करते रहते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। दैट्स वाई ये एक चैनल्स के फॉर्म में, चैनल्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट एजेंट के रूप में, ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे साइटोप्लाज्म और उनके ऑर्गेनेल्स के बीच में, या साइटोप्लाज्म और उनके न्यूक्लियस के बीच में। क्लियर? फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, यानी साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क भी तैयार करता है, क्योंकि लार्ज रीजन्स लेकर के ये बैठा होता है। अभी डायग्राम में देखना ये रीजन्स कितना कवर कर रहा है ना, तो लार्ज रीजन लेकर के बैठा है। दैट्स व्हाई ये फ्रेमवर्क है, यानी कि उनके इंटरनल जो फ्रेम है, यानी जो शेप है, साइज है, या इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी हद तक ये क्या करता है, शो करता है, या तैयार करता है, रेडी करता है, प्रिपेयर करता है। तो वही पॉइंट है, इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क to provide space for some of the biochemical activity and it form endoskeleton of cell। सेल के अंदर का स्केलेटन यानी स्ट्रक्चर्स तैयार करना इसका काम है, और ये स्पेस भी प्रोवाइड करके देते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। इज क्लियर? कम टू द नेक्स्ट फंक्शन। तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ऑब्वियसली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो हैं वो क्या करेंगे, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इन सब के सिंथेसिस करेंगे। इट कंटेन सिक्रीटरी प्रोटीन्स, सिक्रीटरी प्रोटीन्स भी होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्ले अ क्रूशल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजनस बाई प्रोडक्ट। कहने का मतलब कुछ ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन या पॉइजनस का डिटॉक्सिफिकेशन यानी रिमूव करने में भी बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ना रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमें एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए।
कम टू द नेक्स्ट, डेट इज गोल्गी अपरेटस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स पे आते हैं, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, गोल्गी ऑपरेटस। अब गोल्गी ऑपरेटस क्या है, तो गोल्गी ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन्स, जैसे यहाँ पर आपने सेल में पढ़ा होगा कि कुछ इस टाइप से ऑपरेटस प्रेजेंट होते हैं सेल में, वो क्या होते हैं, गोल्गी ऑपरेटस होते हैं। तो वही कह रहा है कि सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स arranged parallel to each other in stacks called cisternae। इस स्टैक्स को, यानी जैसे हमारे घर में अलमीरा वगैरह होते हैं, गोदरेज वगैरह होते हैं, तो एक स्टैक्स के फॉर्म में वहाँ पर रहती है, ताकि आप वहाँ पर स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान के घर में एक अलमीरा बन गया तो स्पेस हो जाता है कि आपके बुक्स रखने का, आपके जो वस्त्र है यानी कि क्लॉथ्स वगैरह जो है वो रखने के लिए, या तो अदर जो भी चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह रखने के लिए, अरेंज करने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो वही कह रहा है कि ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्ट्रेनी, उसी स्टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट्रेनी। तो बेसिकली सिस्ट्रेनी किसका पार्ट है, तो ये बेसिकली गोल्गी अपरेटस का पार्ट है, अलोंग विद सम लार्ज एंड स्फेरिकल वैक्यूल्स। और इसमें क्या होते हैं, कुछ लार्ज या तो स्फेरिकल शेप में वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स एक्चुअली क्या है, फूड स्टोरिंग यूनिट है। प्लांट बॉडीज में लार्ज होती है, हमारे बॉडीज में टाइनीज होते हैं, लेकिन नंबर्स ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन नंबर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो कुछ वैक्यूल्स भी गोल्गी अपरेटस में अरेंज होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं। दैट्स बाई आगे जाकर के जब हम इसका फंक्शन देखेंगे तो उसमें एक फंक्शन आएगा कि गोल्गी बॉडी जो है वो स्टोरिंग यूनिट के रूप में भी काम करता है। एक तो इसने अलमीरा जैसा क्या बना लिया, स्टैक्स का फॉर्मेशन कर लिया, सरफेस एरिया को इनलार्ज कर दिया। सेकंड से इसने कुछ वैक्यूल्स को भी अपने अंदर एम्बेडेड कर लिया, जिस कारण से क्या होगा कि जो स्टोरिंग यूनिट के रूप में भी गोल्गी बॉडी आगे जाकर के वर्क करेगा। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ऑब्वियसली मैंने इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस और डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल बता चुका। तो ये मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इट इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड मेमेलियन आरबीसी एंड सीब सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी अब्सेंट है। मेमेलियन आरबीसी यानी कि हमारी बॉडीज के ब्लड के अंदर जो इरिथ्रोसाइट्स हैं यानी जो आरबीसी हैं उनके अंदर भी अब्सेंट है। और ये सीब सेल, ये सीब सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो आपने पढ़ा होगा फ्लोएम आपने पढ़ा होगा। प्लांट बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम होते हैं, जो फाइटो हॉर्मोन्स को, यानी प्लांट्स के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं या जो फूड है उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम, फार्माकोग्नोसी करके आपको पढ़ना होगा आने वाले टाइम्स में। जब आप 4th सेमेस्टर में आओगे तो फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट होंगे, या तो अगर कोई सीनियर्स इस वीडियोस को देख रहे होंगे जीपेट वगैरह के प्रिपरेशन के लिए तो उनको मालूम होगा फार्माकोग्नोसी में जाइलम एंड फ्लोएम्स का रोल आता है प्लांट्स जब हम पढ़ते हैं। तो जाइलम्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू जो है प्लांट के। और जो फ्लोएम्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, बेसिकली फूड और फाइटो हॉर्मोन्स को कंडक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, या तो उनको एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे ज़्यादा और अगर डिटेल में आप जाना चाहोगे तो आपने पढ़े होंगे कि जो फ्लोएम्स है उसमें आपने प्रेशर हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, और वहीं पर आपने कंपेनियन सेल और सीब ट्यूब सेल पढ़े होंगे। कंपेनियन सेल जिनमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सीब ट्यूब सेल में। तो वो सीब ट्यूब सेल जो है उसी की बात हो रही है। उस सीब सेल में बेसिकली गोल्गी अपरेटस क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कहाँ से कनेक्ट करना है, प्लांट के सीब सेल है, लेकिन हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया कि इनकेस कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जीपेट नाइपर एग्जामिनेशन में तो आपके क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। और नहीं भी आते हैं तो आपको नॉलेज तो इतना होना चाहिए। अब आते हैं गोल्गी अपरेटस के फंक्शंस। इनके फंक्शंस क्या, फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, लिपिड के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेली, मिडिल लैमेली का फॉर्मेशन, जो लेयर है उनकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज सिक्रेटरी इन नेचर, ये कुछ ना कुछ सिंथेसाइज्ड करने के लिए, कुछ सिक्रीट करने के लिए, कुछ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट हेल्प्स इन मेलानिन सिंथेसिस, मेलानिन का सिंथेसिस करने के लिए भी ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स।
यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में लिपिड बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनते हैं। उसी की बात कर रहा है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर पैक्ड एट अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वहां पर इन दोनों को पैक किया जाता है एज अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दे प्रोवाइड द साइट फॉर असेंबली ऑफ न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल। और जैसे ही लिपिड और प्रोटीन्स पैक हो गए, एक जगह आ गए, तो एक नई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि एक साइट प्रोवाइड करता है न्यू मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन। आई होप आपको इनके सारे फंक्शंस क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो इस वाली क्लास में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और गोल्गी बॉडी दोनों हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, गोल्गी ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।